अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के चैप्टर कम्युनिकेशन के सेकंड पार्ट की वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, थैंक यू। मेरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएं और आपके साथ जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है वो शेयर कर सकें। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और वो भी अच्छे ग्रेड एग्ज़ाम में ले सकें। शुक्रिया जी स्टूडेंट। कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट में हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बॉडी लैंग्वेज होती है, ये हमारे जेस्चर्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, फिजिकल अपीयरेंस होती है। इसमें वर्ड्स स्पीक और रिटन वर्ड्स कुछ भी नहीं होते, बल्कि हमारी बॉडी की लैंग्वेज जो होती है, हमारी बॉडी के साइन जो होते हैं, हम जो अपने जेस्चर्स शो करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कहलाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ये हमारे कॉन्शियसली नहीं होती, लेकिन ये मोर इफेक्टिव होती है देन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग द क्लाइंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर इज एन असेंशियल स्किल फॉर नर्सिस टू डेवलप। बिल्कुल नर्सिस में ये स्किल डेवलप होनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि वो किस तरह ऑब्ज़र्व कर सकें, इंटरप्रेट करें क्लाइंट के नॉन वर्बल बिहेवियर को। उनको नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो हमें पता है कि वो कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन वो मोर इफेक्टिवली हमें कम्युनिकेट कर देता है एक्चुअल प्रॉब्लम्स को, एक्चुअल सिचुएशंस को। और जब हम उसके फिज़िकल अपीयरेंस को, पोस्चर, गेट को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, जेस्चर्स को असेस करते हैं तो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होती है। जी स्टूडेंट, पोस्चर एंड गेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पोस्चर एंड गेट, जब आप किसी इंडिविजुअल के पोस्चर और गेट को असेस करते हैं, जब आप उसकी मूवमेंट्स को असेस करते हैं तो आप उससे आइडिया लगा लेते हैं कि इंडिविजुअल का मूड कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है। एक इंडिविजुअल जो है जो अपने आप को अच्छे से कैरी करता है, अच्छे से ड्रेसिंग करता है, अच्छा पोस्चर रखता है, अच्छा गेट रखता है, उसकी मूवमेंट अच्छे तरीके से हैं, हेल्दी मूवमेंट्स हैं, तो आप उससे आइडिया लगाते हैं कि इसका सेल्फ कंसेप्ट कैसा है, ये अपने बारे में क्या सोचता है, ये अपने बारे में क्या कॉन्फिडेंस रखता है, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसका मूड कैसा है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। आप उसके पोस्चर और गेट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप देखें कि आप किसी इंडिविजुअल के अपनी तरफ मूव होता देखें, चलते देखें, आप उसके पोस्चर और गेट से इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका वे ऑफ वॉकिंग कैसा है, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है। ये आप उसके जेस्चर से और पोस्चर से उसके कॉन्फिडेंस का आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द पोस्चर ऑफ पीपल व्हेन दे आर सिटिंग और लेइंग कैन ऑल्सो इंडिकेट फीलिंग और मूड। बिल्कुल हम उसके पोस्चर से अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर कोई बैठा हो, लेटा हो, तो हम उसके पोस्चर से ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये कैसा फील कर रहा है, इसका मूड कैसा है, ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। जैसा कि टेंस पोस्चर एंड रैपिड डिटरमिन गेट सुजेस्ट एंजाइटी और एंगर। बिल्कुल अगर किसी का पोस्चर बड़ा टेंस हो, टेंशन में हो, या उसकी मूवमेंट्स बड़ी रैपिड हो, तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आया ये इंडिविजुअल जो है ये एंजाइटी में है या एंगर में है। जी स्टूडेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो फेस जितना एक्सप्रेसिव हो। जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो इंडिविजुअल के हमें आइडेंटिफाई कर देते हैं, हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल का मूड कैसा है। फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस कैन बी कन्वेड बाय फेशियल एक्सप्रेशन। बिल्कुल आप किसी के फेस से उसके फियर का, एंगर का, खुशी का और गमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन से नर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है उसके बिहेवियर को, उसकी हैप्पीनेस को, सैडनेस को या उसके फियर को। जी स्टूडेंट्स,
हैंड एंड बॉडी जेस्चर में एम्फसाइज एंड क्लेरिफाई द स्पोकन वर्ड्स। बिल्कुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो इंडिविजुअल के हैंड और बॉडी का जेस्चर होता है, उसकी हैंड की मूवमेंट होती है, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ बता देती है, वो क्लेरिफाई कर देती है कि उसके स्पोकन वर्ड्स कैसे हैं। जैसे हमने कॉन्ग्रेंस का टर्मिनोलॉजी सीखी कि उसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर आपस में मैच करती है, अगर वो जो बोल रहा है अगर उसके एक्शन भी उस वर्बल कम्युनिकेशन के साथ मैच करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। लेकिन अगर उनमें मिसमैच है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक नहीं समझते, बल्कि समझते हैं कि ये कोई अनऑथेंटिक वे में बात कर रहा है या इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। जी स्टूडेंट, जैसे हमने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे, इसी तरह हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो भी एक थर्ड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें ईमेल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। ईमेल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जी हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था कि जो ईमेल है वो एक कॉमन एग्जांपल है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। अब आप देखिए, आपने डिस्टेंट एरिया में अपना मैसेज कन्वे करना है तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को रिटर्न करके दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम वन बाय वन इसके एडवांटेजेस को देखेंगे। ये फास्ट है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, ये आपकी एक्यूरेट डेट और टाइम बता देती है कि मैसेज कब रिसीव हुआ और कब भेजा गया। कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है वो आप ईमेल से कर सकते हैं, जैसा कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर में एग्जांपल के तौर पर बताया जा सकता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट किसी हेल्थ केयर सेटिंग में हो तो एडवांस हेल्थ केयर सेटिंग में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि वो अपने इंडिविजुअल को, अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को बिफोर अपॉइंटमेंट ईमेल सेंड कर देते हैं कि आपकी इस डेट को या और इस टाइम पर हमारे साथ अपॉइंटमेंट है। तो ये एक कंटिन्यूटी ऑफ केयर के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करती है। जैसा कि हमने एडवांटेजेस ऑफ ईमेल को देखा, अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल देखेंगे। देखिए, दुनिया के अंदर हर चीज़ के बेनिफिट के साथ साथ उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। तो ईमेल के अपनी जगह पर एक कुछ नुकसानात भी हैं। देखिए कि जैसे कि हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर एक प्राइवेसी जो है क्लाइंट की वो पहली प्रायोरिटी रखी जाती है, लेकिन जब आप ईमेल से अपना डाटा शेयर करते हैं तो वो प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहती। और ये भी हो सकता है कि उस डाटा का जो आप एक डाटा किसी दूसरे इंडिविजुअल को शेयर कर रहे हैं वो हैक होने की वजह से मिसयूज़ हो सकती है इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल पर भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसा कि हर इंडिविजुअल के पास कंप्यूटर की फैसिलिटी मौजूद नहीं, या अगर फैसिलिटी मौजूद है लेकिन वो पब्लिक एरियाज़ में है, उधर भी पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच हो सकती है। नॉट एवरी हैज़ अ नेसेसरी कंप्यूटर स्किल्स। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर तो मौजूद होता है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होते, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। तो इस तरह इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। जी स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है वो ये है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। डेवलपमेंट, जेंडर, वैल्यूज़ एंड परसेप्शंस, पर्सनल स्पेस, टेरिटोरियलिटी, रोल्स एंड रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, कॉन्ग्रुएंस, इंटरपर्सनल एटीट्यूड, बाउंड्रीज। अब हम वन बाय वन इनको देखें। डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पर, जैसे कि जेंडर, फ्रॉम एन अर्ली एज फीमेल एंड मेल कम्युनिकेट डिफरेंटली। बिल्कुल अर्ली एज में फ़ीमेल और मेल जो कम्युनिकेट करते हैं वो डिफरेंटली करते हैं। गर्ल्स जो होती हैं वो यूज़ लैंग्वेज टू सीक कन्फर्मेशन, वो ज़्यादा बातें करके कन्फर्मेशन को गेन करती हैं। अर्ली एज में वो डिपेंडेंट ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वो ट्रस्ट ज़्यादा जल्दी से डेवलप कर लेती हैं। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंसी को, वो नेगोशिएट करते हैं स्टेटस को विद इन अ ग्रुप, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं और इंडिपेंडेंटली चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि डिपेंडेंट होती हैं और वो
जी डियर स्टूडेंट, वैल्यूज़ एंड परसेप्शन। वैल्यूज़ आर द स्टैंडर्ड्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। बिल्कुल, वैल्यूज़ वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करते हैं, और परसेप्शन पर्सनल व्यू होते हैं किसी भी इवेंट के रिलेटेड। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल व्यू होता है किसी भी चीज़ के लिए। ईच पर्सन हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट। बिल्कुल, हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, और वो जो मैसेज या इंफॉर्मेशन हासिल करता है वो उसको अपने तौर पर डिफरेंटली इंटरप्रेट और परसीव करते हैं। हर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से परसीव और इंटरप्रेट करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू बी अवेयर ऑफ द क्लाइंट वैल्यू to validate our correct perception to avoid creating barrier in the nurse and client relationship। बिल्कुल, एक नर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो क्लाइंट्स की वैल्यू और बिलीव और उसके ट्रेट और पर्सनैलिटी ट्रेट क्यों को अहमियत दे, उससे अवेयर हो, ताकि वो उस बैरियर से, जो कम्युनिकेशन बैरियर डेवलप होना होता है, वो ना हो सके और उन दोनों के दरमियान में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो। पर्सनल स्पेस इज़ द डिस्टेंस पीपल प्रेफर इन इंटरेक्शन विद अदर्स। बिल्कुल, पर्सनल स्पेस वो डिस्टेंस होता है जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। प्रॉक्सिमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डिस्टेंस। बिल्कुल, लोगों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसकी स्टडी को प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है। कम्युनिकेशन थस अल्टर इन द अकॉर्डेंस विद 4 डिस्टेंसेस। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो है वो इसको 4 जोन के अंदर डिवाइड करती है, जो कि पहला है इंटीमेट जोन, जिसके आगे उसकी डिस्टेंस बताया गया है। इसी तरह पर्सनल है, सोशल है, पब्लिक है। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के अंदर इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक जोन के डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद कीजिएगा कि इन चारों जोन में कितना डिस्टेंस होता है। हम वन बाय वन इनको देखेंगे। जी स्टूडेंट, इंटीमेट डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय बॉडी कांटेक्ट। बिल्कुल, इंटीमेट डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिसमें आपकी बॉडी दूसरे इंडिविजुअल के साथ टच करती है, जैसा कि कडलिंग का बेबी, जैसे बेबी को उठा लेना, इन दोनों का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। जैसा कि मियाँ बीवी का आपस में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है, ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट डिस्टेंस कहलाता है। पर्सनल डिस्टेंस इज़ लेस आर ओवरवेलमिंग देन इंटीमेट डिस्टेंस। बिल्कुल, पर्सनल डिस्टेंस जो है वो इंटीमेट डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। इंटीमेट डिस्टेंस से इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। वॉइस टोन्स आर मॉडरेट। इसमें जो आपकी वॉइस टोन है वो मॉडरेट होती है। एंड बॉडी हीट एंड स्मेल आर नोटिस्ड लेस। इसमें जो इंडिविजुअल के दरमियान में डिस्टेंस है, इसमें आप किस दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी की हीट और स्मेल को नोटिस कम करते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट सच एज हैंड शेक और टचिंग अ शोल्डर इज़ पॉसिबल। इसमें आपका फिजिकल टच मौजूद होता है, लेकिन आपका हैंड शेक और टचिंग शोल्डर, इसमें यानी कि आप किसी के साथ हैंड शेक कर सकते हैं, ये आपके पर्सनल डिस्टेंस में आता है। सोशल डिस्टेंस इज करेक्टराइज्ड बाय क्लियर विजुअल परसेप्शन ऑफ अ होल पर्सन। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस जो है इसमें इंडिविजुअल को आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, ये इसमें जो डिस्टेंस होता है ये पर्सनल डिस्टेंस से ज़्यादा होता है, यानी कि 4 से 12 फीट का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है इसमें अगर इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है तो ये सोशल डिस्टेंस कहलाता है। और पर्सनल डिस्टेंस जो है वो 1.5 से 4 फीट तक अगर इंडिविजुअल जोन है, इंडिविजुअल इस जोन के अंदर मौजूद आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो पर्सनल डिस्टेंस में आता है। इसी तरह जो पब्लिक डिस्टेंस है, पब्लिक स्पेस है, पब्लिक प्रॉक्सिमिक्स है, वो 12 फीट से बियॉन्ड है। अगर कोई इंडिविजुअल सोशली तौर पर एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करता है, एक हजूम के साथ इंटरेक्ट करता है और उसका डिस्टेंस 12 फीट से ज़्यादा, ये 12 फीट है, तो ये एक पब्लिक जोन के अंदर आता है। इसके बाद आती है टेरिटोरियलिटी। बिल्कुल, टेरिटोरियलिटी भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन पे। टेरिटोरियलिटी इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द स्पेस एंड थिंग्स दैट एन इंडिविजुअल कंसीडर एज बिलोंगिंग टू द सेल्फ। बिल्कुल, टेरिटोरियलिटी कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल के इर्द गिर्द की वो तमाम अशिया, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, जब वो एक वार्ड में एक रूम के अंदर, प्राइवेट रूम के अंदर होता है, तो उसके
रूम के अंदर की तमाम चीज़ें जो हैं वो समझता है कि वो उसकी टेरिटोरियलिटी है, वो उसकी बिलोंगिंग्स हैं। तो जब कोई भी इंडिविजुअल उनको लेने की कोशिश करता है तो वो इस पर रिएक्ट करता है और वो उसको अच्छा नहीं समझता। इसलिए नर्स को चाहिए कि जब भी उसकी टेरिटोरियलिटी में वो जाए, उसमें से कुछ वो लेना चाहे तो वो इंडिविजुअल से, क्लाइंट से कम्युनिकेट ज़रूर करे। जी स्टूडेंट, रोल्स एंड रिलेशनशिप। जी स्टूडेंट, द रोल्स एंड रिलेशनशिप एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। बिल्कुल, रोल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल, रोल्स एंड रिलेशनशिप जो हैं वो मैसेज सेंडर और रिसीवर दोनों के कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में जा रहा है तो जो नर्स है वो उससे अवेयर नहीं है, वो उसको नहीं जानती, तो उसके साथ जो उसका कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू एक इंडिविजुअल जो कि पहले भी हॉस्पिटल में या उस नर्स के पास जा चुका है। उसके साथ उसका कम्युनिकेशन जो है, एक रोल एंड रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव तरीके से डेवलप हो चुका है। तो वो उसके साथ जब कम्युनिकेशन करेगी तो वो अफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगी। जी स्टूडेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है वो भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन को। अगर किसी इंडिविजुअल के दरमियान, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही हो, नर्स और क्लाइंट के दरमियान में डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो रही हो, सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा की, लेकिन अगर इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्टिवली नहीं होगी। आप जो डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, अगर रूम का टेम्परेचर सूटेबल ना हो तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं कर सकता। तो इस तरह जो इन्वायरमेंट है वो एक इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। जी स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट कम्युनिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैसेज के साथ मैच करने चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल वर्बल कम्युनिकेट करता है लेकिन उसके एक्शंस जो हैं वो उसके ऑपोजिट हैं तो वो अनकॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर उसके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ उसके एक्शन भी मैच करते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट कम्युनिकेशन कहलाती है। क्लाइंट मोर रेडली ट्रस्ट द नर्स व्हेन दे परसीव द नर्स कम्युनिकेशन एज कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल, क्लाइंट जो है वो मोर इफेक्टिवली ट्रस्ट करता है नर्स पर अगर वो परसीव करता है, जब वो परसीव करता है कि नर्स के एक्शन और स्पीकिंग वर्ड जो हैं वो मैच करते हैं। दिस विल आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट मिसकम्युनिकेशन। बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंट कम्युनिकेशन जो है अगर वो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो रही हो तो मिसकम्युनिकेशन से वो प्रिवेंट करती है। इंटरपर्सनल एटीट्यूड सच एज केयरिंग, वार्मथ, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। बिल्कुल, इंटरपर्सनल एटीट्यूड जो है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ना हो, आपका बिहेवियर अच्छा ना हो तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। केयरिंग एंड वार्म जो है वो कन्वे करता है फीलिंग ऑफ इमोशनल क्लोजनेस। बिल्कुल, जो केयरिंग है वो हमें इस बात के बारे में बताती है कि इंडिविजुअल और नर्स के दरमियान में अगर केयरिंग रिलेशनशिप होगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो फैसिलिटेट होगा। रिस्पेक्ट जो है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी क्लाइंट को रिस्पेक्ट देंगे तो वो अपने आप में फीलिंग और स्पेशल फील करेगा, वो अपने आप में यूनिकनेस फील करेगा और कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होगा वो फैसिलिटेट होगा। एक्सेप्टेंस एटीट्यूड अलाउ क्लाइंट टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग फ्रीली। बिल्कुल, जब आप क्लाइंट और नर्स के दरमियान में एक एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप होगा, जब नर्स उसको एक्सेप्ट करेगी, क्लाइंट इसको नर्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करेगा, जिससे नर्स के लिए ये इजी रहेगा कि वो उससे एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। बाउंड्रीज़, बिल्कुल बाउंड्रीज़ जो हैं वो भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। नर्स और क्लाइंट के दरमियान में क्लियर बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर नहीं करनी। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, जब बाउंड्रीज़ क्लियर होंगी तो नर्स और क्लाइंट अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मैंने अवॉइड करना है। मीटिंग हिज और हर ओन नीड्स थ्रू द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। और
बाउंड्रीज जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कि नर्स और क्लाइंट का रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, क्योंकि अगर नर्स और क्लाइंट का रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा तो वो बाउंड्रीज की लिमिटेशन के अंदर, अगर वो बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाएगा तो वो एक नेगेटिव नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप होगा। Allot encourage nurses to reflect before publishing anything to be web-based social network site and review the submission using the following PCA test। बिल्कुल Allot ने कहा था, इनकर्ज किया था कि नर्सिस को चाहिए कि वो PCA टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करें। उससे पहले वो PCA टेस्ट को फॉलो करे, पॉज एंड प्रोसेस। बिल्कुल अगर कुछ भी उसने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उससे पहले पॉज करे, सोचे, बाउंड्रीज़ को, लिमिटेशंस को देखे कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर करने वाली है या नहीं। फिर एंड चॉइस, सी से चॉइस है, एवेलुएट द सिचुएशन एंड ऑप्शंस। फिर वो चूज़ करे कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसने शेयर करनी है या कौन सी नहीं करनी। एक्ट अकाउंटेबली, बिल्कुल वो जो एक्शन शो करे वो परफेक्ट होना चाहिए और वो प्रोफेशनली कंडक्टेड होना चाहिए, वो प्रोफेशनली लिमिटेड होना चाहिए, वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि अनहेल्दी या नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर से वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करे। जी स्टूडेंट, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कैन हेल्प एस्टेब्लिश अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। बिल्कुल जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है और वो एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाती है, यानी कि वो कह सकते हैं एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप नर्स और क्लाइंट के दरमियान में डेवलप करती है। लेकिन जो सोशल रिलेशनशिप है वो स्पेसिफिक नहीं होता, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता। लेकिन जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करता है, वो गोल डायरेक्टेड होता है, वो स्पेसिफिक होता है और उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जी स्टूडेंट, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। यूजिंग साइलेंस, बिल्कुल थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में नर्स और क्लाइंट के रिलेशनशिप में, क्योंकि हमने पढ़ा कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है वो फोस्टर करती है अंडरस्टैंडिंग को, प्रमोट करती है हेल्दी रिलेशनशिप को। तो नर्स और क्लाइंट को चाहिए कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर नर्स को चाहिए कि वो यूजिंग साइलेंस, वो जब बैठे तो वो साइलेंट बैठे और अंडरस्टैंड करे बिहेवियर को, इंफॉर्मेशन को जो क्लाइंट से वो रिसीव करता है। प्रोवाइडिंग जर्नल लीड्स, बिल्कुल क्लाइंट को वो लीड करने का मौका दे, क्लाइंट से वो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट का यूज़ करे कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करे। बीइंग स्पेसिफिक टेंटेटिव, बिल्कुल स्पेसिफिक रहे अपनी स्टेटमेंट के साथ, अपने गोल के साथ, बजाय इसके कि वो जर्नल स्टेटमेंट को यूज़ करे, बल्कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को हासिल करे और थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को डेवलप करे। यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिल्कुल जब भी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। आपके क्वेश्चन येस और नो में ना हो, बल्कि लीडिंग क्वेश्चन हो, न्यूट्रल क्वेश्चन हो, ताकि क्लाइंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करे, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सके। यूजिंग टच, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टच टू रीइंफोर्स केयरिंग फीलिंग्स, बिल्कुल आपने अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टच करना है ताकि जो इंडिविजुअल है वो केयरिंग फीलिंग्स को फील करे। इसी तरह कुछ कल्चर्स में टच जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कल्चर्स में आप अप्रोप्रिएट तरीके से जब इंडिविजुअल को टच करते हैं तो वो फीलिंग ऑफ गुड फील करता है। रीस्टार्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग, बिल्कुल रीस्टेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग में यह कि आप एक्टिवली लिसन करें, सुने पहले इंडिविजुअल को, फिर आप उसी की बात को, उसी की फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में रीस्टेट करें, दोबारा से उससे कहें। उससे एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन डेवलप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग्स जो है वो इंडिविजुअल के दरमियान में डेवलप होंगी। सीकिंग क्लेरिफिकेशन, बिल्कुल सीकिंग क्लेरिफिकेशन एक टेक्निक है जो कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल की बातों को सुनते हैं और उसकी ग्रैम्बल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है, जितनी भी उसने बातें की होती है, आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके एक ऐसी वे में प्रेजेंट करते हैं कि जो कि अंडरस्टैंडेबल वे हो
क्लेरिफाइड हो, जो भी आप उसकी बातें हो उसको सीख करें, उसमें से एक्चुअल मीनिंग को फिर आप उसे क्लेरिफाई करके उसके साथ रिस्टेट करें। ऑफरिंग सेल्फ, बिल्कुल अपने आप को ऑफरिंग सेल्फ, बिल्कुल थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ऑफरिंग सेल्फ एक अहम रोल अदा करता है। ऑफरिंग सेल्फ में यह है कि आप इंडिविजुअल को ऑफर करें कि मैं आपके साथ हूँ, आई एम प्रेजेंट विद यू, आप मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, अपने अपने दिल की बातों को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। इससे आपके और इंडिविजुअल के दरमियान में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होगा और वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेगा। गिविंग इन्फॉर्मेशन, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में एक टेक्निक है गिविंग इन्फॉर्मेशन। आप क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप क्लाइंट के प्रोसीजर्स के बारे में उसको बताते हैं, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में उसको बताते हैं। आप क्लाइंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जब डेवलप कर लेते हैं तो आप क्लाइंट को उसके प्री प्रोसीजर्स के बारे में, उस मेडिकेशन प्रोसेस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में। ये टेक्निक जो है ये फोस्टर करती है, डेवलप करती है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को। एक अंडरस्टैंडेबल वे में आप पेशेंट के साथ, इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक्नॉलेजिंग, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में। जब आप इंडिविजुअल को, किसी भी क्लाइंट को एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं विदाउट एनी जजमेंट, जब आप उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वो आपके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में आता है, वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में आकर आप पर ट्रस्ट करता है, ऑनेस्टली अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता है। जी स्टूडेंट, फोकसिंग, फोकसिंग एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें अपने इंडिविजुअल को, क्लाइंट को हेल्प करना है कि वो फोकस्ड रहे अपनी एक्चुअल और अपनी प्रॉब्लम की तरफ। ये ना हो कि वो कम्युनिकेट करता हुआ है पैसेट्स बातें करना शुरू कर दे, बल्कि आपने उसे फोकस्ड रखना है कि फोकस कम्युनिकेशन करें, जिसमें यह है कि आपकी फोकस कम्युनिकेशन से आपको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई होगी। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग में यह है कि जो इंडिविजुअल क्लाइंट आपसे बातें करता है, जितने भी अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, जितने भी क्वेश्चंस करता है, आप उनको रीडायरेक्ट करके, रिफ्लेक्ट करके अपने ओन वर्ड्स में अपने आइडियाज़ को उसके साथ कम्युनिकेट करें। समराइजिंग एंड प्लानिंग, बिल्कुल समराइजिंग एंड प्लानिंग जो है ये भी एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि फोस्टर करती है थेरेपेटिक कनेक्शन को, कम्युनिकेशन को। जब आप किसी भी इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करते हैं तो लास्ट में जब आप उसके साथ उसकी तमाम बातों को समराइज़ करते हैं, उसके की पॉइंट्स को समराइज़ करते हैं, तो जो इंडिविजुअल है वो ये बात समझता है कि हाँ, जिस बंदे से मैंने अपनी कम्युनिकेशन शेयर की, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिससे मैंने कम्युनिकेट किया है, वो बंदा मेरी तमाम बातों को अच्छे से सुना है उसने, और उसकी इस तरह उसका एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होगा। और प्लानिंग, आप उसमें प्लान करते हैं कि मैंने फर्दर इस इंडिविजुअल के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, मैंने इसकी कौन सी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है और इसके लिए मैंने कौन सा अब प्लानिंग करके इन प्रॉब्लम्स को हल करना है। ये होती हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक जो इंडिविजुअल को फोस्टर करती हैं कि आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करे। ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। कौन से ऐसे बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन में बैरियर का रोल अदा करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को फोस्टर नहीं होने देते, एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होने देते। जिसमें आता है स्टीरियोटाइपिंग, एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, बीइंग डिफेंसिव, चैलेंजिंग, प्रोबिंग, टेस्टिंग, रिजेक्टिंग, चेंजिंग टॉपिक एंड सब्जेक्ट। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग होता है कि आप किसी एक ग्रुप के अगेंस्ट या एक कुछ लोगों के मतलब आप कुछ स्पेसिफिक अपने माइंड में स्टिग्मेटाइज कर लें, कुछ ऐसी बातें सोच लें कि जो कि एक्चुअल में ना हो, लेकिन आप उनको उनके लिए सोचें। फॉर एग्जांपल के तौर पर कि फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा कंप्लेन करती हैं, या बॉयज़ होते हैं, जो मेल होता है वो रोता नहीं है। मोस्ट पीपल डोंट हैव एन अ पेन आफ्टर दिस सर्जरी। तो आप स्पेसिफिक लोगों के लिए एक ग्रुप के मतलब आप कुछ ऐसी सोच रख लें जो कि एक्चुअल में ना हो, वो स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है।
एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, बिल्कुल ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई क्लाइंट कहता है कि फ़लाँ डॉक्टर जो है वो अच्छा काम नहीं करता, वो पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं देखता, क्योंकि उसने देखा कि पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं देखता। लेकिन जो नर्स है वो डिफेंसिव हो रही है और वो कह रही है कि नहीं, नहीं वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप अगर क्लाइंट के साथ एग्री करते हैं तो वो कम्युनिकेशन फोस्टर होगी, लेकिन अगर आप उसके साथ डिसएग्री करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेगा, वो आपके साथ हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो ये एक बैरियर है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर। जी, थर्ड बीइंग डिफेंसिव, बिल्कुल नर्स जो है वो अपने राइट्स के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए पेशेंट के साथ आर्ग्यूमेंट करे और डिफेंसिवली नेगेटिव तौर पर उनको डिफेंड करे, जिससे एक क्लाइंट और नर्स का रिलेशनशिप जो है वो इफेक्टिवली डेवलप नहीं होगा, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से उन दोनों के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। कि आप अपने राइट के लिए क्लाइंट के राइट को कुछ समझें। चैलेंजिंग एक बैरियर है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि जो नर्स है वो ऐसा रिस्पॉन्स शो करे कि क्लाइंट को अपनी स्टेटमेंट डिफेंड करनी पड़े। चैलेंजिंग भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि आप कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को दें जो कि क्लाइंट को अपना पॉइंट डिफेंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट देनी पड़े। फॉर एग्जांपल के तौर पर क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे जब मैंने एक टैबलेट खाई तो उसके बाद मुझे वॉमिटिंग या नौजिया, दिल ख़राब होना शुरू हुआ। लेकिन नर्स आगे से एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट दे देती है कि आपको क्या लगता है कि मैंने आपको गलत मेडिसिन दी है। तो ये एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करती है, ना कि फोस्टर करती है। प्रॉबिंग प्रॉबिंग एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बैरियर है। बिल्कुल नर्स जो है इसमें क्लाइंट से उससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछने में इंटरेस्टेड है, ना कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम की वजह से या जिस पर्पज़ की वजह से वो हॉस्पिटल में आया है, जिसने आपके साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बिल्डअप करना है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्यूरोसिटी के साथ निकालने की कोशिश करती है, जो कि प्रॉबिंग है, जिसकी वजह से एक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होती, एक बैरियर का काम करती है। जी स्टूडेंट, टेस्टिंग भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, कि आप क्लाइंट को ऐसे फोर्स करें, ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे वो कुछ एडमिट करना चाहे, या उससे कुछ एडमिट करवाने के लिए आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें। उससे क्या होगा कि आपके साथ उसकी कम्युनिकेशन लिमिटेड हो जाएगी, वो एक अपने व्यूज़ को आपके साथ शेयर नहीं करेगा। उसके बाद आता है रिजेक्टिंग क्या है कि क्लाइंट आपसे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहता है, लेकिन आप उसके उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करते, रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ उस बात नहीं करते और उसके व्यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। चेंजिंग टॉपिक एंड सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लाइंट आपके साथ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहता है, एक स्पेसिफिक एरिया पे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बात करना चाहता है, किसी भी सेल्फ इंटरेस्ट टॉपिक पे बात करना चाहता है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट करें कि उस टॉपिक पे बात करें जिस टॉपिक पर आपकी अपना इंटरेस्ट हो। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये उसमें बैरियर का काम करते हैं। जो क्लाइंट होता है वो समझता है कि यार ये बंदा, ये नर्स जो है, ये इंडिविजुअल जो है, ये मेरे साथ मेरे व्यूज़ पे बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने सेल्फ इंटरेस्टेड टॉपिक्स पे बात कर रहा है, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन फोस्टर नहीं करता। कम्युनिकेशन में बैरियर का काम होगा। अनवांटेड रीअश्योरेंस, बिल्कुल आप उसको रीअश्योर कर दें, कंफर्टेबल स्टेटमेंट के साथ एडवाइस कर दें। हालांकि पेशेंट जो इंडिविजुअल है उसे उस तरह की रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने यूज़ करके कंफर्टिंग स्टेटमेंट्स को उसको रीअश्योर कर दें। उससे क्या होगा कि इस रिस्पॉन्स से क्लाइंट का फ़ियर, फीलिंग और जितनी भी थॉट्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएगी, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लाइंट को रीअश्योर कर दें कि यू विल फील बेटर सून, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हालाँकि वो पेशेंट अभी ठीक होने की कंडीशन में नहीं है, तो आप उसको फ़ॉल्स रीअश्योर कर रहे हैं। पासिंग जजमेंट, बिल्कुल आप अपने ओपिनियंस को और अपनी थॉट्स को डिसअप्रूविंग या
रिस्पॉन्सेज को आप जो है इम्प्लीमेंट कर दें, अपनी वैल्यूज़ को दूसरे पर इम्प्लीमेंट कर दें। ये क्या पासिंग जजमेंट, आप अपनी बेस पर दूसरों को जज कर दें, अपनी इंफॉर्मेशन को जजमेंटल लेवल पर उसके साथ शेयर कर दें। गिविंग कॉमन एडवाइस, गिविंग कॉमन एडवाइस बिल्कुल, जब कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, जब नर्स और क्लाइंट की कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसमें जो आप नर्स ने कम्युनिकेट करना है वो कॉमन एडवाइस नहीं देनी बल्कि एक्सपर्ट एडवाइस देनी है। क्योंकि अगर आप भी कॉमन एडवाइस देंगे तो क्लाइंट समझेगा कि ये तो लेमैन पर्सन की तरह मेरे से मुझे एडवाइस दे रहे हैं, इस तरह की एडवाइस तो मुझे और कोई भी दे सकता था, मुझे एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है। तो इस तरह वो ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा और एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगी। फेजेस ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप, बिल्कुल इसकी 4 फेजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री इंटरेक्शन फेज है, इंट्रोडक्टरी फेज है, वर्किंग फेज है, टर्मिनेशन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज में ये जो होती है ये इनिशियल प्लानिंग स्टेज होती है, ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू से पहले की स्टेज होती है, कम्युनिकेशन से पहले की स्टेज होती है, जिसमें जो नर्स है वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है अबाउट द क्लाइंट। फेस टू फेस इंटरेक्शन से पहले क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है। उसमें पेशेंट का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, एज हो सकती है, मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, सोशल हिस्ट्री हो सकती है। ये इनिशियल विजिट होता है या कम्युनिकेशन से पहले की स्टेज होती है, जिसे प्री इंटरेक्शन फेज भी कहा जाता है। सेकंड फेज इंट्रोडक्टरी फेज ओरिएंटेशन फेज कहलाती है, प्री हेल्पिंग फेज कहलाती है। जैसे कि नाम से इज़हार हो रहा है कि ओरिएंटेशन है, इसमें क्लाइंट और नर्स एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड होते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे को इनिशियली इनकाउंटर करते हैं और जजमेंटल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये वो स्टेज होती है जिसमें नर्स और क्लाइंट का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होना होता है। इस स्टेज के एंड पर क्या होता है कि डेवलप होता है ट्रस्ट इन नर्स, क्लाइंट का और नर्स का एक ट्रस्ट डेवलपिंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। व्यू द नर्स एज अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल कैपेबल ऑफ हेल्पिंग, जो क्लाइंट होता है वो इस चीज़ को देख लेता है, समझ लेता है कि ये जो नर्स है ये इतनी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है कि मेरी मदद कर सकती है या नहीं कर सकती। व्यू द नर्स एज ऑनेस्ट, क्लाइंट अंडरस्टैंड कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है कि नर्स ऑनेस्ट है, ओपन है, कंसर्न्ड है मेरे लिए या नहीं। और बिलीव द नर्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और क्लाइंट ये बिलीव करना शुरू कर देता है इस फेज़ में कि जो नर्स है वो अंडरस्टैंड करती है, वो मुझे रिस्पेक्ट करती है, मेरे कल्चरल वैल्यू और बिलीव्स को। तो ये इंट्रोडक्टरी फेज़ है जिसमें ओरिएंटेशन होती है, वो एक दूसरे के बिहेवियर को समझते हैं। इसी स्टेज में जो क्लाइंट है वो ये बिलीव करता है कि नर्स जो है वो रिस्पेक्ट करती है उसकी इन्फॉर्मेशन की और उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती है। वो फील करता है कंफर्टेबल नर्स के साथ बात करना, सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात करना उसे कंफर्टेबल लगता है। वो समझता है कि नर्स जो है वो अंडरस्टैंड करती है मेरे पर्पस को, मेरे रिलेशनशिप को, रोल्स को, मेरे हॉस्पिटल में आने के वजूहात को समझती है, मेरे इंटरव्यू को, मेरी कम्युनिकेशन पर्पस को समझती है। फील दैट दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डेवलपिंग और म्यूचुअली, बिल्कुल क्लाइंट और नर्स की एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट वर्दिंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। थर्ड स्टेज जो है वो है वर्किंग फेज़। ये फेज़ जो है इसमें नर्स और क्लाइंट जो है एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं थॉट्स को और फीलिंग्स को। एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल इसमें जो एक एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, जो नर्स होती है वो एम्पैथी शो करती है कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड करती हूँ और रिस्पॉन्ड करती है और रिस्पेक्ट करती है क्लाइंट के बिहेवियर को, उसके कल्चर्स को, उसकी वैल्यूज़ को, और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है और फैसिलिटेट करती है ताकि, और एक्शन जो करती है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीफ के अकॉर्डिंगली करती है, ताकि क्लाइंट और उसके दरमियान में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो और कम्युनिकेशन फोस्टर हो सके। उसके बाद आती है टर्मिनेशन फेज़। इस फेज़ में क्लाइंट और नर्स का जो रिलेशनशिप है फॉर द टाइम बिंग टर्मिनेट होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना स्टॉप करते हैं। और सेकेंडली इसमें समराइज़ करती है नर्स जो होती है अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली और अपने की पॉइंट्स को बताती है, सारी कम्युनिकेशन के पर्पस को बताती है, अपने प्लान्स को उसके साथ कम्युनिकेट करती है, जिससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो फॉस्टर होता है। जी स्टूडेंट, आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। लीगली एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, बिल्कुल लीगली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ
द केयर गिवन टू अ पेशेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड। बिल्कुल आप जितनी भी क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो लीगल होनी चाहिए और वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू लीगल एस्पेक्ट्स आपको पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना है और उससे रिकॉर्ड कीपिंग करना है उसको। इफ़ नो डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिकॉर्डिंग नो केयर वॉज गिवन एट ऑल। बिल्कुल अगर आपने कोई प्रोसीजर किया है, आपने पेशेंट को केयर दिया और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने पेशेंट को कोई केयर नहीं दी। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करते तो उसको रिकॉर्ड नहीं रखते, तो फिर इसका मतलब है कि नो केयर वॉज गिवन एट ऑल, यानी कि आपने उसको केयर नहीं दी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट इन अ हेल्थ केयर सिस्टम। हॉस्पिटल एक्रीडिटेशन एजेंसीज विल केयरफुली evaluate द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। बिल्कुल जो हॉस्पिटल एक्रीडिटेशन एजेंसीज हैं, जब हॉस्पिटल जैसे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, JCI है, ये जब भी आपके हॉस्पिटल्स में आपके आपके हेल्थ केयर सर्विसेज एरियाज़ में विज़िट करते हैं, तो ये आपके मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम को ज़रूर एवेलुएट करते हैं और उससे उससे डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। If documentation is not done, the hospital and the practitioner could be accused of patient neglect। बिल्कुल जैसा कि हमने पहले बताया कि आपने पेशेंट को केयर दी है तो आपने डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन अगर आपने पेशेंट को केयर दी है और आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने पेशेंट को केयर नहीं दी। इसी तरह अगर आपके हॉस्पिटल की, आपके प्रैक्टिशनर की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने पेशेंट को निगलेक्ट किया है, अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर नहीं दी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर इज़ वैल्यूएबल ओनली इन रेफरेंसेस टू स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया ऑफ केयर। बिल्कुल आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो इस बात का सबूत होती है कि आपने स्टैंडर्ड्स को और क्राइटेरिया ऑफ केयर को फॉलो किया है और आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को केयर दे रहे हैं। फॉर ईच स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मस्ट बी आउटलाइन सो दैट एडिक्वेसी ऑफ पेशेंट केयर बी मेजर्ड। बिल्कुल आप जो भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं आप उसको डॉक्यूमेंट करें ताकि आप अपने पेशेंट की केयर को मेजर कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन विल रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसी भी एजेंसी की, किसी भी हॉस्पिटल की, किसी भी डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड का को रिफ्लेक्ट करती है कि इस डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड्स SOPs क्या हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। बिल्कुल रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज़। बिल्कुल हर इंडिविजुअल के लिए हॉस्पिटल सेटिंग में, हर डिपार्टमेंट में ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो डॉक्यूमेंट करे उसको रिकॉर्ड करे और उसको हिफाजत के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर अपने रिकॉर्ड एरिया में पहुँचाए, ये उसकी ड्यूटी है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन फॉर ईच मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। बिल्कुल आप जो काम करते हैं, जो भी आप केयर देते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वाइटल साइन करते हैं, कुछ भी आप पेशेंट के लिए जो आप करते हैं वो आप डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। अकाउंट्स ऑफ पेशेंट कंडीशन एंड एक्टिविटी मस्ट बी चार्टेड करेक्टली एंड बी वेरी क्लियर। बिल्कुल आपने जो भी पेशेंट के लिए कंडीशन को, आपने उसकी एक्टिविटीज़ को आपने रिकॉर्ड करना है, चार्ट बनाना है और उनको क्लियरली प्रिसाइजली डॉक्यूमेंट करना है। ब्रीफनेस इज़ इम्पोर्टेंट ऑल द कंप्लीट अकाउंट ऑफ ईच पेशेंट इन क्वार्टर। बिल्कुल आपने फोकस्ड रहकर फोकस नोट्स करने हैं, फोकस इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को आपने रिकॉर्ड करना है जो पेशेंट के बेनिफिशियल के लिए, उसके प्रोसीजर्स के लिए, उसके केयर ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हेल्प आउट करें। लेजिबल प्रिंट और हैंड राइट इंटर्स इन चार्ट। बिल्कुल आपने प्रिंट फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स को अपने चार्ट में डॉक्यूमेंट करना है। बिगिन विद डेट एंड टाइम, आपने डेट और टाइम से शुरू करना है। देन इंटर ऑर्डर एंड साइन एंड चार्ट। बिल्कुल सबसे पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डेट एंड टाइम को एंटर करना है, उसके बाद आपने अपने ऑर्डर्स को और फिर साइन और चार्ट को। एरर्स डोंट रेज, आपने जो एरर, इन केस कोई एरर हो जाता है तो आपने उसको मिटाना नहीं है, बल्कि या उसको आपने लाइनअप करना है और उसके ऊपर स्पेल करना है, वर्ड लिख देना है एरर, और आपने इनिशियली साइन करने हैं। चार्ट पेशेंट कंप्लेंट एंड जनरल बिहेवियर। बिल्कुल आपने पेशेंट की कंप्लेंट्स को और जनरल बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ केयर को लेकर चलें। लीव नो ब्लैंक और एम्प्टी लाइंस। बिल्कुल आपने अपने नोट्स में, अपने रिकॉर्ड में खाली स्पेसिस को नहीं छोड़ना। यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन। बिल्कुल लेमैन एक्सक्यूज़ या लेमैन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, बल्कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस के
एब्रीवेशंस को यूज़ करना है, स्पेल करेक्टली, बिल्कुल करेक्टली वर्ड्स को यूज़ करना है, करेक्टली वर्ड के स्पेलिंग्स को लिखना है, ना कि इनकरेक्ट हों, जिससे समझने वाला, पढ़ने वाले के लिए वो जो है वो ऑथेंटिकली काम ना करे, वो उसको मिस अंडरस्टैंड करे। डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट यू फील आर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल आपने जो डॉक्यूमेंट की है, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, उसके की पॉइंट्स को पेशेंट के साथ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ज़रूर कम्युनिकेट करना है, ताकि उसके इम्पोर्टेंट जो टॉप की पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को केयर दी जा सके। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट में अपने टॉपिक को ज़रूर भेजा करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको वॉइस क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास होता है तो मुझे उसके साथ ही वीडियो बनानी होती है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।